हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, इस अध्याय में ये चीज़ आप मेन जानकारी है, ये आप पढ़ लेना। इसके बाद है आपको क्या, विकल्प। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखी निरूपण कहलाता है। मतलब पूरा, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखी निरूपण कहलाता है आपका पाई चार्ट। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण, आंकड़ों का चित्रीय निरूपण जो कि आपको दिया है चित्रीय निरूपण, तो ये हो गया चित्रालेख। जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा क्या होता है, वही जिससे अपन क्या खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं। तो उसमें क्या रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 बिंदु होते हैं। तो 2 कितनी बार में आएगा, एक ही बार आ सकता है। कुल घटनाएं कितनी, 6 हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए वाला। ठीक है, इसके बाद आपका है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है, सिक्के को उछाला जाता है तो आपको क्या मिलेगा, हेड या टेल। या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। मतलब 2 घटनाएं हो गई। मैं चित्त कई बार आ सकता है। प्राप्त करने की प्रायिकता आपकी होगी 1/2। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है, राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। 3 जन हैं, राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिया घुमा रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो राहुल जीत जाता है। यदि तीर नीले रंग पर रुकता है तो वरुण जीत जाता है, और तीर हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीत जाता है। इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रंगीन पहिया उपयोग में किया जाना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, लाल रंग है, नीला रंग है और हरा रंग है। तो ये तीनों कहाँ मिलेंगे हमें, देखो यहाँ लाल हरा नीला, नीला एक ही बार मिल रहा है। तो कैसे होगा, उनने कहा फिर कौन, आपका वरुण कहेगा कि हमारे जीतने के चांस तो एक ही हैं, बाकी इनके 2 हैं। लाल नीला, लाल हरा, लाल नीला, लाल वाले के 3 हो गए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाल नीला हरा, लाल नीला हरा, ये बराबर है। तो आपका कौन सा होगा, चौथा वाला चित्र न्याय संगत होगा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6वां। एक थैले में 5 लाल गेंद और 3 पीली गेंदें हैं। मतलब थैले में कुल गेंद कितनी हो गई, 5 और 3 8 हो गई। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की, तो लाल गेंद कितनी निकल सकती हैं, 5 में से निकाल सकते हैं अपन। 3 तो आपकी पीली हो गई। तो क्या होगा, प्रायिकता बतानी है तो घटना के घटित होने के अनुकूल परिणाम और कुल घटना पूरी। तो इस प्रकार से आप सवाल हल करोगे, 5/8 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका, यही देखिए प्रश्न क्रमांक 7। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा, वही पासे पे 1 से 6 तक के बिंदु बने होते हैं। 5 से बड़ी संख्या सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होगी, 6 होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, 6। और 6 आने की क्या है, एक बार आ सकता है, एक बार उछालेंगे। कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, 6। तो इसका उत्तर आपको आएगा 1/6। 5 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। 5 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए मतलब 5 से छोटी आनी चाहिए, 5 से छोटी आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 4 घटनाओं में से 4/6 आ जाएगा आपका। और इसको हल करोगे 2/3 आ जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे पहली बात यही है कि आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या जिसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड हों तो वह अभाज्य संख्या। तो 1 नहीं है लेकिन 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 आने की प्रायिकता एक ही बार रहेगी और कुल घटनाएं 6 रहेंगी। तो 1/6 आपका उत्तर हो जाएगा। सम संख्या आपकी 2, 4 और 6, ये 3 आएंगी। तो 3/6 इसका आंसर होगा आपका, जिसका उत्तर 1/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया है, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है।
दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका दंड आलेख बना है, इसमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दी है और शैक्षिक वर्ष दिया है, किस वर्ष में कितने बच्चों ने कैसा प्रदर्शन मतलब किस वर्ष में कितने बच्चे रहे। तो इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो सूचना आपको दी गई है, यह दंडालेख विभिन्न शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। इसके बाद दिया है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। ये यहाँ पे बराबर बढ़ रहा है, लेकिन 2003 और 4 के बाद 2004 और 5 में सबसे ज़्यादा वृद्धि ये यहाँ था, इतना बढ़ा है, बाकी में थोड़ा बढ़ा है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो वर्ष 2004 और 5 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बाद दिया है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, मतलब कौन से वर्ष में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे लंबा जो दंडालेख है वही आएगा। तो आएगा वर्ष 2007-8 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। फिर बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या के दोगुनी है। तो 2003 और 4 में कितने हैं, 100 बच्चे हैं, जबकि 2005 और 6 में आपके 250 बच्चे हैं। 100 के दोगुने क्या 250 होते हैं, 250 होते हैं, नहीं। तो यह क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम आगे। फिर एक दंड आलेख दिया है आपको, निम्न द्विदंड आलेख। देखो एक साथ हमें दो दंड आलेख दिए हैं। मैं 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर ये चित्र के आंसर देने हैं आपको। तो क्या हो जाएगा, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो यह द्विदंड आलेख एक विद्यार्थी द्वारा वर्ष 2005 और 6 व 6-7 में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों की तुलना को दर्शाता है। दूसरा दिया गया है किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। ऐसा कौन सा विषय है जिसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है, तो सुधार हुआ है काय में, इसकी जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ लिख दिया गणित विषय में। देखो गणित विषय में 2005 और 6 में 30 पर था और उसके बाद 60 चला गया है। ठीक है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, गिरावट आई है मतलब नीला वाला कम कहाँ का दिख रहा है, ये अंग्रेजी विषय में, तो ये अंग्रेजी विषय आ जाएगा। किस विषय में प्रदर्शन समान रहा, तो हिंदी विषय में प्रदर्शन आपका समान रहा। ठीक है, इसके बाद दिया गया है दी गई सारणी में किस राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे जगह कम है, हम आपको दूसरे पेज में स्क्रीन पर फोटो में दर्शा दे रहे हैं। एक तरफ आ जाएंगे आपके क्या वर्ष और एक तरफ आ जाएगा उत्पादन। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये दंडालेख बनेगा। इसको आप थोड़े छोटे में रूप में यहाँ पे आप बना लें। ठीक है, इसके बाद दिया गया है आपका किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाना है। तो पाई चार्ट दर्शाने के लिए हमारे पास जगह कम होने के कारण हम पहले इसकी आपको बता दे रहे हैं, क्या पाई चार्ट बनाने वाली सारणी बना ले रहे हैं कि कौन सा कितने अंश का कोण बनेगा। वो वाली सारणी हम बता दे रहे हैं जो कि ऐसे बनेगी आपकी कि आपको पूरा 360 अंश के कोण पाई चार्ट बनेगा, 360 के अंश के कोण का। इसमें से आपको 40 का प्रतिशत निकाल के उसमें 360 का परसेंट लेके इस प्रकार से करना है। और इसके बाद इस प्रकार से आपका पाई चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। ये रहा आपका पाई चार्ट का चित्र। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, 360 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों का पाई चार्ट चित्र में दर्शाया गया है। चार्ट में देखें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो साइकिल से 90 अंश में दिया है और 360 पूरा, तो 360 का 90 अंश निकालोगे तो क्या आएगा, 90 आ जाएगा। इसके बाद कितने विद्यार्थी बस
से स्कूल जाते हैं तो बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी 120 हैं, तो पूरा 120। इन्हीं के उत्तर आप सुसज्जित यहाँ पे आप लिख लें। ठीक है, इसके बाद दिया है आपको अगला प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 कह रहा है दिए गए पाई चार्ट में सिंचित सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें दिया गया है कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे नहर 46%, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 40% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। अब 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, तो 17% आपकी टैंक द्वारा सिंचित होती है। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो ट्यूबवेल से सींची जाने वाली है 25%। तो इनके उत्तर आप यहाँ और पीछे जगह दी है वहाँ पे आप लिख लें अच्छे सुसज्जित तरीके से। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14। किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट में दर्शाए जाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है, 60 अंश है। उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई, तो मासिक बचत क्या हो जाएगी, 60 का कोण है और कुल कोण कितना होता है, केंद्रीय कोण बटे 360 और गुणित में करेंगे हम कुल आय। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, 250 रुपये उनकी मासिक बचत मिल जाएगी। इसके बाद यह मासिक आय कितना प्रतिशत है, 15,000 का कितना प्रतिशत है, तो मासिक आय निकालेंगे कि मासिक बचत जो है ना वो कुल में से निकलेगी तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 250 और 1500 का भाग दे देंगे और गुणा करेंगे 100 का, तो 16.666% आपका इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15। आखिरी प्रश्न है, आप अपनी एक दिवसीय की दिनचर्या में व्यतीत समय जैसे स्कूल जाने, सोने, खेलने आदि के लिए नीचे दी गई सारणी भरिए। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हमने ये अपने मन से भरी है, इसी प्रकार हम समझा दे रहे हैं किस प्रकार से ये हल होगा। इसी प्रकार आप स्कूल में कितने घंटे रहते हैं, तो 6 घंटे का स्कूल लगता है आपका, तो 6 घंटे लेके ये तो आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा। खेल आप 2 घंटे खेलते हैं, बिल्कुल नहीं खेलते हैं, 0 घंटे खेलते हैं, या फिर 5 घंटे 6 घंटे, जितने घंटे खेलते हो आप उस हिसाब से आप इसको हल कर लें। घर पर पढ़ाई आप कितने करते हो, हमने आपको बताया है कि कम से कम 5 घंटे 6 घंटे ज़रूर पढ़ाई करें, पर आप कर रहे हो जितने भी घंटे उतने लिखना। सोने का समय आप खुद गिन सकते हो कि कितने घंटे आप सो रहे हो, उस घंटे के यहाँ पे लिखें और उस हिसाब से इसको 24 घंटे में से भाग देंगे और उसमें 360 का गुणा कर देंगे, तो जो है भी है आपका केंद्रीय कोण निकल आएगा। अन्य समय जो आपका व्यतीत हो रहा है या जो बचा हुआ वो समय यहाँ लिखेंगे और उसको हल करेंगे। ये जो कोण आए हैं उस कोण को एक वृत्ताकार आकृति में दर्शाने से आपको ये पाई चार्ट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अध्याय 4 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी समस्या रहे तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। ठीक है, धन्यवाद।